नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की NCERT मैथ की पुस्तक से है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 7E और एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम कहना चाहेंगे कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जरा देखते हैं। यहाँ पर हमने टाइप किया हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका कि कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनकी बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौध को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास का लान है जो कि जैसा आकृति में दर्शाया गया है वैसा है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधों के बीज बोने हैं। ठीक है, चलिए भाई अभी हम लोग शुरू करते हैं। इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे क्या करना है उसको भी आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखना है और हमको काम करना है। ठीक है, अभी कुछ टाइपिंग एरर हो गई है हमारी। अब इनमें कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ज़रा आपको समझना है और आपको निकालना है। नंबर 1 तो ये है। नंबर 1 में कहा गया है कि आपको बताना है कि ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो यहाँ पर लिखेंगे ए को मूल बिंदु मानते हुए, ए को मूल बिंदु मानते हुए ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, अब निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। नंबर 2 में ये हमसे कह रहा है आपको कि यदि मूल बिंदु सी है तो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मूल बिंदु सी होने पर त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक। अब साथ ही दोनों स्थितियों में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही दोनों स्थितियों में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, और आप क्या देखते हैं? ये आपको बताना है। चलिए भाई अब हम रेडी हैं। यहाँ पर सबसे पहले चित्र का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने हो जाए ताकि सवाल को आगे की ओर बढ़ाया जा सके। देखिए चित्र आपके सामने आ गया है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस चीज़ के निर्देशांक क्या हैं। तो यहाँ पर रेडी है सवाल को हल करने के लिए। पहली कंडीशन आपके सामने है तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1। यहाँ पर लिखेंगे जब मूल बिंदु ए हो, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक। और ये निर्देशांक हमें कहाँ से मिलेंगे? चित्र से मिलेंगे। तो नीचे नोट डाउन किया शीर्ष पी के निर्देशांक, फिर इसके बाद शीर्ष क्यू के निर्देशांक और फिर शीर्ष आर के निर्देशांक।
आ जाइए, शीर्ष P के निर्देशांक क्या होंगे? तो सबसे पहले जब हम इसे मूल बिंदु मानेंगे तो ये हमारी धन दिशा होगी, ये हमारी धन दिशा हो जाएगी और ये हमारी ऊपर धन दिशा हो जाएगी। ठीक, मूल बिंदु मानने की स्थिति में ये धन दिशाएं हो जाएंगी। तो सबसे पहले भुज मतलब x अक्ष पर चला जाता है। तो बिंदु P की अगर बात करेंगे तो बिंदु P कहाँ पर है? ये 4 x अक्ष पर चली गई दूरी उसकी क्या है? 4, और y अक्ष पर चली गई दूरी क्या है? वो है ये। तो ये कितनी है आपकी? ये 1 2 3 4 5 6। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए आपके? 4,6। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 4,6। अब बिंदु Q के निर्देशांक, तो यहाँ x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है Q के लिए? 3, और y अक्ष पर चली गई दूरी क्या है? 1 2। तो ये हो गया आपका कितना? Q के निर्देशांक 3,2, और यहाँ पर भर देंगे आप 3,2। और इसके बाद बिंदु R की बात करेंगे तो बिंदु R x अक्ष पर पहले कितना चला होगा? वो चला होगा x अक्ष पर 6। तो ये हो गया आपका भुज 6। और कोटि कितनी है? कोटि हमारी वो ये है, तो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका 6,5। तो ये आपने निकाल लिया 6,5। तो प्रश्न का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया कि जिस समय ए मूल बिंदु है उस समय जो शीर्षों के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे आप निकाल चुके हैं। यह आपका आंसर है। आपको सत्य में ये भी बताना है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा काम करेंगे और यहाँ पर एक फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो बड़ा सा जेड बना हुआ है, यहाँ पर मैं एक भाषा बोल रहा हूँ, आपको सवालों में ये भाषा लिखनी है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ मौखिक भाषा बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हो, तो वो होता है आपका a बराबर 1/2, और ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ठीक है, इतना है। अब नीचे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो जो P1 होगा उसके निर्देशांक x1, y1 बनेंगे। तो x1 बराबर 4, y1 बराबर 6, x2 बराबर 3, y2 बराबर 2 और x3 बराबर 6, y3 बराबर 5, और ये हो जाएगा नीचे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल? ये 1/2 x1 y2 माइनस y3, तो 2 माइनस 5 प्लस x2 y3 माइनस y1, तो 5 माइनस 6, अब प्लस x3 y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2। ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 1/2, और इधर कितना आ गया आपका? ये -3, 4 3 12, तो ये हो जाएगा आपका -12, और इधर आ जाएगा 5 में 6 घट गया तो कितना हो गया? -1, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे -1, तो ये हो जाएगा -3। 6 में 2 घट गया तो कितना आ गया? 4, 6 चौका 24। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2, और ये 24 में 15 घट गया, 24 माइनस 15, और ये निकल आया कितना जा कर के? ये निकला जा कर के 1/2 गुणे 9, और हम इसे लिख सकते हैं 9/2 वर्ग इकाई, 9/2 वर्ग इकाई। तो ये आपका दूसरा आंसर आया कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है वो 9/2 वर्ग इकाई है। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे आगे, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दूसरी स्थिति की। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है? यहाँ पर बड़े से लिखेंगे जब C मूल बिंदु हो, जब C मूल बिंदु हो। आइए फिगर को एक बार जरा फिर से लेकर के आते हैं। जब C मूल बिंदु हो तो ऐसी स्थिति में हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? C कहाँ पर है? C हमारा ये ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ये जो CB और ये जो CD है ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा, ये CB बनेगा हमारा x अक्ष, और CD हमारा क्या बनेगा? CD हमारा बनेगा ये बनेगा
YH। ठीक, तो चलेंगे भाई। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हम कंडीशन अपने सामने क्रिएट करेंगे। अगर आप आँखों के ज़रिए सारा काम कर लें तो बेहतर है, नहीं कर पाएँ तो हम आपको बताएंगे। तो ये है हमारा सी मूल बिंदु। तो ये कुछ इस तरीके से इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0,0। 1 मिनट आप रुकिएगा, सवाल को हम हल करेंगे। अगर आप नहीं समझ पाएँ तो आप कॉपी के अपोजिट साइड पे जा कर के बैठ जाइएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। जिस तरीके से आपका पेज दिख रहा है, मोबाइल रखा हुआ है, उसके उल्टा बैठ जाइए जा कर के, और सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो ये हमारा है आपका एक्स अक्ष की ये कौन सी दिशा है, ये धन दिशा है। ठीक है, और ये वाई अक्ष की कौन सी दिशा है, ये वाई अक्ष की धन दिशा है। अब इसके बाद सबसे पहले शीर्ष पी के निर्देशांकों की अगर बात करेंगे तो कितना है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शीर्ष पी के निर्देशांक जो हैं वो हैं हमारे 12। और वाई अक्ष पर कितना चला गया है, वाई अक्ष पर चला गया है 2, तो ये हो जाएगा 12,2। इसके बाद अगर आर के निर्देशांकों को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 9,3। इसके बाद अगर आर के निर्देशांकों को गौर से फिर से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी, हम अपनी बात को वापस लेते हैं। ये 9,3 ना हो करके ये हमारा होगा 10,3। और इसके बाद हम क्यू के निर्देशांकों को देखते हैं तो क्यू कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो क्यू पी के एक ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। और अगर इधर देखते हैं तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, सीध मिला कर चलिए तो ये हो जाएगा 13,6। अब हम लोग चलेंगे नीचे, हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक, पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक। चलिए भाई, रेडी हैं। यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे शीर्ष पी के निर्देशांक, और शीर्ष पी के निर्देशांक जो हैं वो हैं हमारे 12,2। फिर शीर्ष क्यू के निर्देशांक, और शीर्ष क्यू के निर्देशांक हैं आपके 13,6। और फिर बात होती है शीर्ष आर की निर्देशांक, और ये है हमारा शीर्ष आर के निर्देशांक 10,3। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इन निर्देशांकों को फाइंड अप किया है। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब चित्र में हम सबसे पहले एक्स अक्ष की धन दिशा या एक्स अक्ष की ऋण दिशा में चली गई दूरी को निकालेंगे। इसके बाद वाई अक्ष में वाई अक्ष की धन दिशा या वाई अक्ष की ऋण दिशा पर चली गई दूरी निकालेंगे। और पहली दूरी जो एक्स अक्ष की तरफ चली जाएगी, चाहे वो धन दिशा में चली जाए चाहे वो ऋण दिशा में चली जाए, वो कहलाएगी भुज। और जो दूसरी दूरी है वो कहलाएगी हमारी कोटि। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले ही फार्मूला हम लोग लगा चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए भाई P, तो ये हो जाएगा आपका x1 बराबर 12, y1 बराबर 2, x2 बराबर 13, y2 बराबर 6 और x3 बराबर 10, y3 बराबर 3। ठीक, अब इसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका 1/2। इसके बाद x1 y2 माइनस y3, तो 6 माइनस 3 प्लस x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, इतना। अब ये हो जाएगा आपका 1/2, और 6 में 3 घट गया तो कितना आया 3, तो 12 3 36, 3 में 2 घट गया तो 1, तो ये हो जाएगा आपका 13, और 10 में
4 घट गया तो माइनस 6, 2 में 6 घट गया तो -4, तो ये हो गया आपका। अभी हम सवाल को आगे लेकर के चलेंगे और ये हो जाएगा आपका 2 में 6 घट गया तो आ गया -4, -4 गुणे 10 तो ये हो जाएगा आपका -40। तो यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं -40। आप ज़रा इनको ऐड करेंगे तो 36 और 3 39, 10 49, तो 49 - 40 तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में 49 - 40 और ये आ जाएगा आपका 9/2 वर्ग मात्रक। यहाँ पर लिख दिया हमने 9/2 वर्ग मात्रक। ये आपका आंसर आ गया त्रिभुज APQR का क्षेत्रफल। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप क्या समझते हैं, तो हम ये समझते हैं कि दोनों ही स्थितियों में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल समान है। यह आपकी कंडीशन हो गई। आई होप कि आपने सवाल को एंजॉय करते हुए सीखा होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7E का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे क्या कहा जा रहा है, जरा सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन को हल करना है। नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में हमको दिया गया है शीर्ष A के निर्देशांक, शीर्ष A के निर्देशांक, और ये हमारा हो गया कितना 4,2, ठीक है। इसके बाद शीर्ष B के निर्देशांक और ये है हमारा 6,5। इसके बाद शीर्ष C के निर्देशांक और ये है आपका 1,4 और इसके बाद शीर्ष D के निर्देशांक और ये है हमारा ना 3 ही शीर्ष हैं, तो शीर्ष D के निर्देशांक इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या है आपका नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है कि A से होकर जाने वाली माध्यिका BC को D पर मिलती है, तो D के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A से होकर जाने वाली माध्यिका, A से होकर जाने वाली माध्यिका A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, ठीक है। BC से D पर मिलती है। बिंदु D के निर्देशांक, आइए सबसे पहले इस कंडीशन के लिए हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो एक फिगर हमारा ये कुछ इस तरीके से रहा। हमने ये बना दिया हमारा एक त्रिभुज और इस त्रिभुज का नाम हमने रख दिया ABC और ये माध्यिका हो गई हमारी AD। माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो बिंदु D के निर्देशांक होंगे वो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर चित्र हमने बना दिया है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फार्मूला डालेंगे और फार्मूले में सबसे पहले ये बात रखेंगे कि बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y और जो x होगा वो होगा हमारा x1 + x2/2 और जो y होगा वो हो जाएगा आपका y1 + y2/2, ठीक है। आप देखिए भाई, जो B के निर्देशांक हैं वो हमारे कितने हैं, वो हैं हमारे 6,5 और C के जो निर्देशांक हैं वो हमारे हैं 1,4। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बिंदु B और बिंदु B है हमारा 6,5 व C है हमारा 1,4 के मध्य बिंदु D के निर्देशांक। अभी देखिए, अगर हमको माध्यिका की परिभाषा अच्छे से नहीं आती तो हम ये कर नहीं पाते। अब ये हो जाएगा आपका
x1 बराबर 6, y1 बराबर 5, x2 बराबर 1, y2 बराबर 4। अब नीचे हो जाएगा आपका x बराबर, ठीक है, 6 धन 1 बटा 2 और x बराबर हो जाएगा आपका 7 बटा 2 और y बराबर 5 धन 4 बटा 2, y बराबर हो जाएगा आपका 9 बटा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम यहाँ कि बिंदु D के निर्देशांक, इसलिए बिंदु D के निर्देशांक और ये हमारे हो गए x कामा y और ये हमारा 7 बटा 2 कामा 9 बटा 2। ठीक है, अब पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपने इंजॉयफुल तरीके से इसको ज़रूर सीखा होगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर में क्या है कहा जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर में हमसे कह रहा है कि AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका AD, ठीक है, माध्यिका AD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, माध्यिका AD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, जबकि जो आपका AP अनुपाते PD बराबर कितना है आपका 2:1 हो, ये बात आपको कही गई है। चलिए भाई हम इसके लिए रेडी हैं और सवाल को हल करते हैं। चलिए आगे सवाल को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका चित्र बनाते हैं। चित्र कुछ इस तरीके से रहेगा इसका, ये हमारा अभी बनाया था आपका, ये जो चित्र एक बार ड्रा कर दिया उसी चित्र पर बार बार काम करना है, ABC और ये हो गया आपका माध्यिका AD। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि AD पर कोई बिंदु P है, AP अनुपाते PD बराबर 2:1, तो यहाँ पर हमने कोई बिंदु P ले लिया। ठीक है, अब हमारा ये जो है ये 2 है और ये हमारा 1 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे कि फार्मूला क्या हो जाएगा, बिंदुओं x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, और वो हो जाएगा आपका x कामा y, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। चलिए आगे सवाल को सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं, ये आपके 4,2 और बिंदु D के निर्देशांक अभी निकाले हैं, वो है आपके 7/2 कामा 9/2। तो ये हो जाएगा आपका 7/2 कामा 9/2। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु A 4,2 व D 7/2 कामा 9/2 को, ठीक है, 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, x1 बराबर 4, y1 बराबर 2, x2 बराबर 7/2 और y2 बराबर 9/2, m1 अनुपाते m2 बराबर 2:1। ठीक है, चलिए भाई ये हो जाएगा आपका x बराबर m1 x2 और प्लस m2 x1 अपॉन नीचे हो गया m1 प्लस m2 तो 2 धन 1 और ये हो जाएगा x बराबर 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 7 धन 4/3, x बराबर 7×4 11/3 और y बराबर ये हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2
y1 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 धन a और y बराबर हो जाएगा आपका ये और ये कट गया तो ये 9 प्लस 2 अपॉन 3 ये हो जाएगा y बराबर 11/3। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक और ये हो गया हमारा x कामा y, इसे हम लोग बोलेंगे 11/3 कामा 11/3। ये आपका आंसर हो गया। अब ये सेकेंड पार्ट भी आपने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग चलेंगे थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए ये थर्ड पार्ट में है थर्ड पार्ट में कह रहा है माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक क्या हैं जबकि QE अनुपाते BQ अनुपाते QE बराबर 2:1 और CR अनुपाते RF बराबर 2:1। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 3 पे तीन नंबर माध्यिकाओं BE, पहले प्रश्न को लिख दीजिए, माध्यिकाओं BE व CF पर स्थित बिंदुओं Q व R के निर्देशांक जबकि क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि BQ अनुपाते QE बराबर 2:1 व इधर दिया गया है CR अनुपाते RF बराबर 2:1। ठीक, चले भाई अब हम इसको करते हैं, सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। तो चित्र कुछ इस तरीके से रहेगा जैसा कि अभी तक बनाया है। ये आपका A, ये B और ये C। अब ये हो जाएगा BE, ये हो जाएगा आपका E। आपको पता है BE माध्यिका है तो E AC का मध्य बिंदु रहेगा। तो A के निर्देशांक क्या हैं, A के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 4,2 और C के निर्देशांक क्या हैं, ये है हमारे 1,4। ठीक, सभी लोगों को समझ में आया। A के निर्देशांक है हमारे 4,2 और C के निर्देशांक है हमारे 1,4। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि AC के मध्य बिंदु E के निर्देशांक। फार्मूला पहले ही इसी सवाल पे लग चुका है, बार बार फार्मूला दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु A 4,2 व C 1,4 के मध्य बिंदु E के निर्देशांक और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1 बराबर 4, y1 बराबर 2, x2 बराबर 1, y2 बराबर 4 और ये हो गया आपका x बराबर 4/1/2, y बराबर 2/4/2, x बराबर हो जाएगा 5/2 और x बराबर 6/2। यहाँ पर हो गया कि बिंदु E के निर्देशांक और ये हो गया आपका x, y। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5/2, 6/2, 5/2, 6/2। ठीक, 5/2, 6/2 तो 6/2 तो 3 हो जाएगा। कभी कभी भाई गर्मी का प्रभाव दिमाग में है, लेकिन नहीं, अपने प्यारे बच्चों के लिए अपने दिमाग को हम स्थिर रखेंगे। आप देखिए BE पर कोई बिंदु है Q, तो भाई BE पर कोई बिंदु है यहाँ पर Q। अब ये है हमारा 2 और ये है हमारा 1, 2:1। तो यहाँ पर फार्मूला पहले ही लगा हुआ है। अब यहाँ पर सीधे हम लोग हल करेंगे और लिखेंगे कि बिंदु B, अब बिंदु B के निर्देशांक क्या है, बिंदु B के निर्देशांक है हमारे सवाल में दिए गए 6,5। तो यहाँ पर भर देंगे
6 कामा 5, बिंदु बी 6 कामा 5 वा ई, और ई के निर्देशांक क्या है 5/2 कामा 3 को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु, कौन सा बिंदु है Q के निर्देशांक चलेंगे भाई। यहाँ पर हो गया x1 बराबर 6, y1 बराबर 5, x2 बराबर 5/2 और y2 बराबर 3, m1 बराबर 2, m2 बराबर 1। आ जाइए भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर 5/6/3, x बराबर 11/3 और ये y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर 3 दूनी 6, 5 एकम 5/3 और y बराबर हो गया आपका 11/3। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक ठीक, और ये बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके x कामा y, और ये हो जाएगा आपका 11/3 कामा 11/3। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बिंदु बिंदु R के निर्देशांक कैलकुलेट करेंगे। तो बिंदु R के लिए एक फिगर बनाएंगे और सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। तो ये एक बार फिर से फिगर बना दिया। सारा सवाल हम बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। एक बार जहाँ पर ABC की कंडीशन फिट कर दी, वो कंडीशन फिट ही रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कि C से जो है वो CF है, तो ये हमने कर दिया CF, मतलब AB का मध्य बिंदु क्या है आपका F, और CF पर कोई बिंदु है हमारा क्या, ये R। तो इस R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये हिस्सा है हमारा 2 और ये हिस्सा है 1। अब देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करेंगे कि बिंदु A के जो निर्देशांक हैं उनको भरेंगे। तो बिंदु A के निर्देशांक हैं 4,2 और बिंदु B के निर्देशांक हैं 6,5। तो फार्मूला पहले ऊपर लगा हुआ है कि बिंदुओं के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो बात यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे बिंदु A 4,2 व B 6,5 को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, और ये हो जाएगा आपका x1 बराबर 4, y1 बराबर 2, x2 बराबर 6, y2 बराबर 5, और ये हो जाएगा आपका x बराबर x1 प्लस x2/2, और ये हो जाएगा आपका 10/2, और ये हो जाएगा आपका 5, और y बराबर y1 प्लस y2/2, और ये हो जाएगा आपका 7/2। अब नीचे लिखेंगे मध्य बिंदु F के निर्देशांक, ठीक। और देखो भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई, यहाँ हमें x लिखना है। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा x, मध्य बिंदु F के निर्देशांक, और वो हो जाएंगे x, y। तो ये हो गया आपका 5,7/2। इतनी चीज़ें हो गई, 5,7/2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बिंदु R के निर्देशांक की बात करेंगे। तो R कहाँ पर है, तो यहाँ पर C के निर्देशांक क्या है, C के निर्देशांक हैं हमारे 1,4। तो ये हो गया आपका 1,4। चलेंगे, और F के निर्देशांक 5,7। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु C 1,4 व
बिंदु सी 1,4 व एफ बिंदु एफ 5,7/2 को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु आर के निर्देशांक और यहाँ पर हो गया फार्मूला पहले लगा हुआ है x1 बराबर 1, y1 बराबर 4, x2 बराबर 5, y2 बराबर 7/2, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1 आ जाइए नीचे। ये हो जाएगा आपका x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 10⁻1/3 और ये हो जाएगा आपका 11/3 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये और ये कट गया। y बराबर हो गया 7⁻4/3 और y बराबर 7×4 11/3। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए बिंदु R के निर्देशांक और ये होगा आपके x, y बराबर 11/3, 11/3। सवाल आपने हल कर लिया, ये आपका आंसर था। इस तरीके से जो पॉइंट नंबर 3 था वो भी आपने फिनिश कर लिया। अब पॉइंट नंबर 4 की बात आती है कि आप क्या देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा कि आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे। हम क्या देखते हैं, हमको ये दिखते हैं कि जो माध्यिकाओं के माध्यिकाओं पर स्थित बिंदु हैं P, Q और R, उनके निर्देशांक एक ही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पूर्व में आपने देखा होगा सबके निर्देशांक 11/2, 11/2 निकल करके आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि स्पष्ट है कि बिंदु P, Q, R के निर्देशांक समान हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से सवाल को एंजॉय किया होगा। अब आपका अंतिम सवाल आ गया कि कहा जा रहा है कि अगर त्रिभुज के जो आपके शीर्ष हैं वो हमारे क्या हों, वो हों x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हों, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। आ जाइए भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3 हों तो त्रिभुज ABC के केंद्रक, ठीक। अब ये एक फार्मूला होता है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि फार्मूले में क्या होगा कि यदि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जब त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हो, तो वो होता है आपका x बराबर x, y, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 3।
यहाँ पर, ठीक। अब यही हमारे रियल निर्देशांक भी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः केंद्रक के निर्देशांक, इसलिए केंद्रक के निर्देशांक और वो हो जाएंगे आपके x, y, और ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको सवाल बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हमने निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एक्सरसाइज को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया। आपका सहयोग रहेगा तो हम इसी तरीके से आगे भी तमाम बुकों को सॉल्व करते रहेंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, नमस्कार।